वेलकम टू लाइफ विद कल्याण। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के विकास में 5 सबसे बड़ी बाधाएं क्या है। हम यहाँ पे ये एनालिसिस करेंगे कि जो ये भारत के विकास में 5 बड़ी बाधाएं हैं, ये कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और यदि हम इनमें रिफॉर्म्स कर दें तो जीवन में कैसे बदलाव हो जाएगा। चूंकि आप जानते ही होंगे कि किसी भी देश के डेवलपमेंट से वहां के लोगों का डेवलपमेंट जुड़ा होता है। उसके पूर्व हम जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड अदर एरियाज के लोगों को एक मंच प्रदान करना, एक वैश्विक मंच प्रदान करना, जहां पे ये लोग ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्रियल ईटीसी जो भी अदर इश्यूज हैं उसको एक मंच पे आके इन इश्यूज को रिजॉल्व कर दे ताकि सभी का डेवलपमेंट हो सके। देखिए, किसी भी देश को यदि डेवलपमेंट पे जाना है तो वहां समय समय पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है और उस देश के डेवलपमेंट में ही वहां के लोगों के डेवलपमेंट भी छिपा होता है। हालांकि कई बार डेवलपमेंट से असमानता भी बढ़ जाती है, लेकिन ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की क्षमताओं में जब असमानता है तो वहां पे आयों में भी असमानताएं हो जाएगी। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी समस्या हो तो उसके बेसिक नीड्स को हम कम से कम फुलफिल जरूर करें। तो देखिए, क्या होता क्या है। पहले तो डेवलपमेंट जैसे होगा तो डेवलपमेंट से अगर किसी देश का डेवलपमेंट होगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लाइफ स्टाइल बदल जाएंगे, वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, पीस इस्टेब्लिश्ड होंगे। तो ये सभी चीजें डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है ताकि लोगों के बेसिक नीड्स और जो भी उनके सपने हैं, जो भी वो ड्रीम्स हैं उसे अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर प्लेटफॉर्म देना गवर्नमेंट का, उस देश का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिसका जिक्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने रिपोर्ट में किया है। सबसे पहला उसने स्थान दिया अंतर्राज्यीय संबंध का, दूसरा विकसित देशों के कर्ज का, तीसरा युवाओं में निराशा का, चौथा प्रशासन की असफलता का और 5वां उन्होंने डिजिटल असमानता का। एक एक करके हम जिक्र करेंगे। पहले हम जिक्र कर लेते हैं अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में। ये सबसे बड़ा इशू है भारत के कंटेक्स्ट में। कैसे? ऐसे इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री का यदि डेवलपमेंट होना है ना तो ये बहुत जरूरी है कि वहां का जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो उसके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो। मान लीजिए कि भारत के कंटेक्स्ट में समझते हैं, ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, तो इन दोनों के बीच में ना मधुर संबंध होने बहुत जरूरी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितना ये बेहतर होगा ना, ये दोनों लोग मिलजुल कर काम करेंगे और बेहतर ढंग से देश के विकास में योगदान कर पाएंगे। जैसे सेंटर बहुत सारी स्कीम्स लाती है तो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट करती है। उसके भी नीचे अगर आप चले जाएं तो आप पंचायत को देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भारत के कंटेक्स्ट में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर रहे। सौभाग्य से आजादी के शुरुआती वर्षों में संबंध काफी बेहतर रहे थे सेंटर और स्टेट के बीच में। कारण था कि सेंटर में भी एक ही सरकार और स्टेट में भी एक ही सरकार। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी और क्या हुआ कि सेंटर में अलग सरकार और स्टेट में भी अलग सरकार। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, क्योंकि चूंकि राजनीति है तो वोट बैंक के लिए राजनीति पॉलिटिक्स हो सकती है, तो इसके कारण संबंध खराब होते चले गए। आगे यदि हम जिक्र करें तो देखिए, संबंधों को बेहतर करने के लिए हमने गठित किया क्या, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। दूसरा, संविधान में अधिकारों की जो व्याख्या है वो सेंटर और स्टेट के लिए कर दिया गया, लेकिन सेंटर को मजबूत बनाया गया ताकि भारत की जो यूनिटी है वो बरकरार रहे। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद हमेशा इश्यूज उठते रहते हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में आईएएस कैडर्स वगैरह के रिलेटेड इश्यूज आपने देखे होंगे। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिलेशन नहीं रह पाए थे। तीसरा, आप देख रहे होंगे गवर्नर जो हैं
वो स्टेट में अननेसेसरली हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिसके कारण स्टेट हमेशा कंप्लेन करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि देखिए हमारे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब खराब रिलेशन से डेवलपमेंट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है और इसका इंपैक्ट फिर लोगों के लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट रुक जाएगा, पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से हो नहीं पाएगा। भारत पर यदि विदेशी कर्ज की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उस रिपोर्ट का नाम था इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2022। इसके अकॉर्डिंग भारत पर कुल जो विदेशी कर्ज है वो 42.5 लाख करोड़ है। 42.5 लाख करोड़ रुपया भारत पर विदेशी कर्ज है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो हर भारतीय पर 30,776 रुपए कर्ज बैठते हैं। यह बोझ जो है 10 वर्षों में लगातार 96% की ग्रोथ से बढ़ी है और केवल 84,254 करोड़ हजार जो रुपए हैं वो तो ब्याज है जो धीरे धीरे चुकाना है। हालांकि यह स्थिति जो है ये सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि निम्न व मध्य वर्ग के जितने भी देश हैं वो देखेंगे कि हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं और इन कर्ज का ब्याज का भुगतान बस करते रहते हैं। इसके कारण इनकी इकोनॉमी जो है लॉन्ग टर्म में उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती है जितनी की करनी चाहिए थी। भारत की कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो भारत को यदि अपने इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए बेहतर करना है तो उसको इसके कर्ज को कम करना होगा, ताकि जो ये ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है, इस ब्याज को आप देखिए 84,254 करोड़, ये सब पैसे बचेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे किया जा सकता है। अब विश्व बैंक की ही स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसमें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष थे रिपोर्ट के समय, तो उन्होंने कहा था कि हमें बढ़ते हुए इस कर्ज की जो इश्यूज है उस इश्यूज पे हमें ध्यान देना होगा और हमें प्रयास करना होगा कि ब्रॉड विजन अपनाएं, सभी देश अपनाएं और जो कर्ज है उसमें कमी लाया जाए, ताकि इससे क्या हो कि इकोनॉमी में, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में एक बेहतर रिफॉर्म्स लाया जा सके। पारदर्शिता भी इसमें होनी चाहिए। तो इसलिए भारत को अपने देश में यदि गरीबी को कम करना है, डेवलपमेंट के पथ पे लॉन्ग टर्म के लिए अग्रसर रहना है, तो इस लोन में उसे कमी करना होगा। हालांकि एक बात बड़ा दिलचस्प यह है कि चाइना और पाक की तो बात छोड़िए, पाक काफी हमेशा ही कर्जदार रहता है। चाइना की यदि बात किया जाए तो चाइना भारत से बहुत ज्यादा कर्जदार है। बावजूद इसके चाइना के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ब्रॉड विजन के कारण इसका इकोनॉमी हमेशा बेहतर रहता है और इसका ग्रोथ जारी है। और दुनिया के टॉप बड़े देश कर्जदारों की यदि बात की जाए तो उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब यदि रिपोर्ट की तीसरे इशू के बारे में बात किया जाए तो वह है युवाओं में निराशा। यह सच में सबसे बड़ी इशू है भारत के लिए और हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। देखिए, भारत की जो 62% पॉपुलेशन आबादी है ना, वह आबादी 15 से 59 वर्ष की है। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के चरम स्तर पे है, यानी कि यही वो समय होता है किसी भी देश के लिए जहां वो अपने युवाओं को, अपने युवा युवती को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोवाइड करा के उनके स्किल का, उनके एजुकेशन का, उनके ड्रीम्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके देश को विकसित बना सकता है। ये सही समय है कि भारत सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए एजुकेशन से के कंटेक्स्ट में, हेल्थ के कंटेक्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बताया है कि 2005-06 से 2055-56 तक यह जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा भारत उठा सकता है। यानी कि हमारे पास अभी भी 2055 से 56 तक में ये लाभांश का फायदा उठाने का हमारे पास मौका है। सवाल है कि जब ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। ये चैलेंजेस क्या है? देखिए, सबसे पहला तो तत्काल आप देखे होंगे कि महामारी के कारण इकोनॉमी पूरे दुनिया का नीचे आ गया है। कुछ हद तक चाइना, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत में तो पहले से ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो महामारी के कारण बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गई है। दूसरा देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट जो है वो बेटर नहीं है। इसको बेटर करने की जरूरत है ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन है उसके साथ हम फाइट कर सके।
तीसरा है हम विकास तो कर रहे हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है या जो भी माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन रोजगार के रूप में नहीं देखा जा रहा है, यानी कि रोजगार के साथ विकास नहीं देखा जा रहा है। विकास तो हो रहा है लेकिन रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के रोजगार को डेवलप करने की जरूरत है कि वो विकास में शामिल हो सके। चौथा देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कैपिटल है, सोशल कैपिटल के बारे में आप जानते ही होंगे। सोशल कैपिटल जो है वो ज्यादा ही है, यानी कि जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो वो सोशल कैपिटल लो लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि भूखमरी के कारण, खराब पॉलिसीज के कारण माल न्यूट्रिशन वगैरह बढ़ जाते हैं और कई तरह की वुमेन के साथ वायलेंस देखा जा सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं है, बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लो सोशल कैपिटल हमारे देश में ज्यादा है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले किसी भी देश को यदि विकास में अग्रसर होना है तो वहां पे बेटर एजुकेशन और हेल्थ और एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना होगा वहां के युवा युवतियों को, ताकि वो अपने ड्रीम्स को, अपने पोटेंशियल्स का भरपूर इस्तेमाल कर सके। दूसरा है जो वो है कि हेल्पलाइन प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। भारत में अवसाद, टेंशन, ये सब चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है फिलहाल कुछ समय से, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी लोगों में बढ़ेगी तो तनाव में आना स्वाभाविक है। तो एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है जहां युवा युवती अपनी बातों को खुलकर कह सके। सरकार को इसमें एनजीओज को आगे आना होगा और साथ देना होगा। और भी कई तरह के सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज के माध्यम से जागरूकता फैलाया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है और एक बेटर इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देश में बनाने की भी आवश्यकता है। अब यदि चौथे इशू की बात की जाए तो वो है प्रशासनिक असफलता। इसके क्या इश्यूज हैं? देखिए, इसका सबसे पहला इशू है कि लोगों तक तो एक्सेस है ना सर्विस की, वो बेहतर नहीं है। इसके पीछे शायद प्रशासन और लोगों के बीच एक बेहतर संबंध का अभाव है, बेहतर रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा शुरुआत से ही है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से जो ये चला आ रहा है, जो भी लाल फीताशाही जो एक बोला जाता था, अभी भी कई ऑफिसर्स में आप देखते होंगे, चाहे वो पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लोगों का उनका व्यवहार इस तरह से होता है जैसे वो पहले के जैसा ही हो। लोग डरते हैं जाने से। आज भी आईएएस, आईपीएस या किसी भी सेवाओं को लेने से वो लगता है कि उनको एक डर सा लगा रहता है, या उनके मन में एक ऐसा रहता है कि बिना करप्शन, बिना पैसे दिए और आसानी से कोई सुविधा उनको मिल ही नहीं सकता। ये हम लोगों ने भी इसको फेस किया है, हर जगह ये देखने को मिलता है। तो लोगों तक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सबसे पहले आवश्यकता है। लोगों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करने की जरूरत है। सरकारी तंत्र और लोगों के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित हो जहां लोग खुशी से जाएं और सेवाओं का आनंद उठाएं, क्योंकि ये जो भी सेवा है लोगों के लिए ही है। अब इसमें एक कारण ये भी आता है कि जितने भी सरकारी तंत्र जो लोगों की सेवाओं के लिए काम करते हैं, जुड़े हैं, उन पे एक राजनीतिक प्रेशर होता है। आप कई बार देखे होंगे कि पुलिस जो है वो नेता के आसपास ही घूमते रहती है, उनके कई कांस्टेबल तो उनके घर में काम धाम करते रहते हैं, और फिर जो ईमानदारी से आईपीएस, आईएएस वगैरह काम करते हैं तो उस पर ट्रांसफर का दबाव रहता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किए, इस पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किए तो आपका यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो लोग भी दबाव में काम करते हैं, फ्रीडम के साथ काम नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म वहाँ पे अपना स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सके। तो राजनीतिक दबाव कम होनी चाहिए, खत्म ही हो जानी चाहिए, ताकि लोग अपने काम को सही तरीके से कर सके। तीसरा ये भी है कि इच्छा की कमी भी होती है। कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं जिनमें इच्छा नहीं होती है और वो बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी भी तरह से बस वो उसे चला रहे हैं, समय को किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। किसी तरह का उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई ऐसा दबाव नहीं डाला जाता है कि आपको ये काम करना ही है। तो वहाँ उनकी इच्छा पर निर्भर हो जाती है कि वो अपने एरिया का किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह से लोगों का विकास करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिशियन के साथ मिल जाते हैं और अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। और एक उनमें विल पावर, देखिए कोई भी आप काम करना चाहते हैं ना, आप किसी भी वे में काम करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट पे, तो विल का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में लोगों में देखिए जागरूकता की भी बहुत कमी है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के प्रति ही हम में से बहुत लोग जागरूक नहीं होते हैं कि कैसे उन अधिकारों का हम यूटिलाइजेशन
कर सकते हैं। इसलिए जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि लोग उतने जागरूक नहीं हैं, तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हालांकि जो ऑनेस्ट है, जो दिन रात काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके बारे में ये बातें नहीं हैं, लेकिन जो लोग सर्विस को बेहतर ढंग से लोगों तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार लोग भी हैं। अगर लोगों में जागरूकता बढ़ जाए, अपने अधिकारों की वो मांग करने लगे, अपने सेवाओं की वो मांग करने लगे, तो जो भी लोग इनके लिए सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही जागरूक हो जाएंगे और वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने लगेंगे। तो लोगों में जागरूकता भी बहुत जरूरी है। तकनीक का अभाव, देखिए हालांकि भारत का डिजिटलाइजेशन तो बहुत हुआ है, भारत बहुत तेजी से तरक्की किया है डिजिटल एरियाज में, लेकिन इसके बावजूद तकनीक का जो एक्सेस है ना वो हर लोगों तक अभी भी नहीं है। बहुत तकनीक का अभाव है, खासकर सरकारी तंत्र में तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी तंत्र है, उनको डिजिटल के बारे में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी नहीं है, जिसके कारण लोगों को जो सेवाएं प्रोवाइड करानी चाहिए, जितनी तेजी से प्रोवाइड करानी चाहिए उतनी तेजी से ये लोग करा नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि तकनीक से स्किल्ड किया जाए गवर्नमेंट मशीनरी को, ताकि वो लोग बेहतर और क्विक सर्विस प्रोवाइड करा सके लोगों को। अब यदि पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करें तो वो है डिजिटल असमानता। आज के समय में जबकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, ऐसे में असमानता बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले कारण तो है कि जो डिजिटलाइजेशन है तो इससे संबंधित जो भी गैजेट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होगा, वो गरीब लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। सारे के सारे जो भी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो भी चीज़ है, उससे तो अमीर लोग ही अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन अमीर लोग ही कर रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है कि गरीब तक एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो। तो ये गवर्नमेंट की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जा रही है कि वो प्रोवाइड कराए, एक्सेस कराए सारे डिजिटल फैसिलिटीज को, जो अमीर को तो मिल रहे हैं लेकिन गरीब को नहीं मिल पा रहे हैं। अब जैसे शिक्षा के ही हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे महामारी का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा था, उसमें तो गरीब तो उस एजुकेशन को ले ही नहीं पा रहे थे। उनके पास मोबाइल, टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर्स वगैरह तो थे ही नहीं। अगर मोबाइल वगैरह थे तो इंटरनेट का कनेक्टिविटी अच्छा नहीं था। आप एक रिपोर्ट्स की जिक्र भी यहां पे कर सकते हैं कि जैसे एनसीईआरटी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और असर और ऑक्सफैम, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने कलेक्टिवली एक रिपोर्ट तैयार किया था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि 27 से 60% जो लोग हैं ना, वो किसी न किसी कारण से उनके पास डिजिटल उपकरणों का अभाव है। तो आप सोच के देखिए कि इतने लोग आखिर वो डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल हेल्थ को एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे असमानता तो लगातार बढ़ती ही जाएगी। गर्ल्स को देख लीजिए, अगर भारत जैसे कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में गर्ल्स को एजुकेशन बेहतर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि सोचा जाता है कि बॉयज को ही प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि गर्ल्स की तो शादी एक दिन हो जाएगी। ऐसी मानसिकता अभी भी कुछ हद तक है। तो जो भी डिजिटल गैजेट होते हैं उसका इस्तेमाल बॉयज द्वारा ज्यादा कर लिया जाता है और गर्ल्स के द्वारा कम किया जाता है। यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की बात की जाए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन, ये सब चीजें जो भी है वो अमीर तक तो पहुंच जा रहा है, लेकिन महामारी जो कोरोना जैसा देखा आपने, इसमें गरीबों तक जो स्वास्थ्य का एक्सेस है वो हो ही नहीं पाया। तो कई लोगों की कई तरह की बीमारी बढ़ गई, कई लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। तो ये सब चीजें असमानता को ये बढ़ा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ब्रॉड लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा एक विजन तैयार किया जाए और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएं, ताकि सभी तक जो है डिजिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से सभी लोगों तक हो जाए, ना कि असमानता इससे और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो ये पूरा हमने देखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो 5 इश्यूज बताए गए, हमने उस इश्यूज को एड्रेस किया और जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको हमने यहाँ एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।